सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और ये सब के बुक्स पढ़ने से होता है कि आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है जो कि इन्वेस्टिंग में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए एक इंसान के पास कि वो एक्चुअल में दिमाग लगाए और फुल टाइम नहीं, मतलब ये डायरेक्टली करे? तो पहला आपने बोला था कि यूनिवर्स अपना सिलेक्ट करो, तो आपका यूनिवर्स में कितना स्टॉक होगा? फेस टू फेस वीडियो 242 में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का भी फेस टू फेस ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, प्रोसेस बेस्ड इन्वेस्टिंग, ताकि श्योर शॉर्ट पैसा बने। वैसे मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप प्रोसेस ड्रिवन इन्वेस्टिंग करेंगे ना, बहुत हाई चांस है कि शेयर बाज़ार में पैसा बनेगा ही। और हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक दा। हेलो अभिषेक दा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपके बारे में जाना हमने कल का वीडियो में, 30 मिनट का वीडियो था। इतना कुछ है आपके बारे में जानने के लिए। नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। नहीं, आप प्लीज़ एकदम भी नहीं बोलते ज़्यादा, ये आप अपने अंदर मत रखिएगा। और वो 30 मिनट का वीडियो देखिएगा ज़रूर। कुछ नहीं तो दादा का एक्सपीरियंस है, आप सीखेंगे बहुत। द वे ही प्रेजेंटेड, वॉट एवर ही टॉक्ड अबाउट, बहुत रेलिवेंट है सारी बातें। तो दादा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूरा प्रोसेस ड्रिवन इन्वेस्टिंग। आपने भी वॉरेन बफेट साहब और चार्ली मंगर साहब को स्टडी किया है, जो कि सभी करते हैं, जो खोल के खा लिया। उसके बाद आपने अपनी थ्योरी इवॉल्व की कि मैं अब थोड़ा प्रोसेस ड्रिवन होना चाहता हूँ, मैं खाली वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में नहीं रहना चाहता हूँ। तो आज हम क्या वो सीखने वाले हैं आपसे? एकदम। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया ईयर 2000 में, उस टाइम पे बुक्स वगैरह उतना अवेलेबल नहीं था, तो आपको मिलता था पढ़ने के लिए वॉरेन बफेट के ही बुक्स, मोस्टली पीटर लिंच के 1-2 बुक्स। तो वो पढ़ा, वहाँ से रेफरेंस मिला, चार्ली मंगर का नाम सुना, वो पढ़ा, फिर और ऐसे पढ़ते गए, पीटर लिंच, ये सब पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वॉरेन बफेट, पीटर लिंच और ये सब के बुक्स पढ़ने से होता है कि आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है जो कि इन्वेस्टिंग में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला काम, और मेरे हिसाब से शायद सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मार्केट में आपको रहना है, टिके रहना है। तो टेस्ट मैच की तरह है, आपको विकेट नहीं खोना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको आसान बॉल मिलेगा, तब चौका छक्का मारना है। किसी फेज में आपको ऑपोजिशन का बहुत अच्छा बॉलर मिलेगा, तब आपको सिर्फ डिफेंड करना है। और आपको एक पॉइंट पे ये आके ये करना है कि आप एक ऑलराउंडर बनो, कि कोई भी बॉलर आ जाए, कुछ भी कंडीशन हो, स्पिनिंग ट्रैक हो, फास्ट बॉलिंग ट्रैक हो, आप बैट कर पाओ मैक्सिमम। फिर मुझे बाद में ये सब रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली सोचता रहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ, जिसमें अच्छा नतीजा आ रहा है, जिसमें खराब आ रहा है, वो क्यों हो रहा है। और वो एक प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या होता है ना, कि नॉर्मल लोग कैसे करते हैं, मैं भी कैसे इन्वेस्टिंग करता था। मैंने कुछ पढ़ा, अच्छा लगा, खरीद लिया। कुछ दिन बाद और कुछ पढ़ा, अच्छा लगा, खरीद लिया। तो आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखोगे तो यू विल फाइंड 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स हैं। क्यों है? इसलिए है क्योंकि उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ए और बी में क्या फर्क है। जो भी पढ़ रहे हैं वो भी वही लग रहा है अच्छा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मन में कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि मैं किस चीज को निगेट करूं, किस चीज को बोलूं कि ये नहीं चाहिए मुझे। एक स्टेप और सोचते हैं कि वो क्यों हो रहा है, क्यों फ्रेमवर्क नहीं है, या क्यों मैं नेगेट नहीं कर पा रहा हूं। वो इसलिए है क्योंकि मुझे मेरा गोल्स या ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तो मार्केट में आप देखोगे, यू हैव सीन सो मेनी पीपल, राइट? लोग अलग अलग चीज के लिए आता है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए आता है, और ये एक्चुअली बहुत बड़ा सेक्शन है। वो उनको खुद शायद नहीं पता हो, बट वो बहुत लोग हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही आता है, कि उनको अच्छा लगता है, रिजल्ट जो भी हो। और इनफैक्ट वैसे लोग, उनका एक कैसा होता है कि वो इंडेक्स से भी अंडर परफॉर्म करते हैं, फिर भी खुद करते हैं, राइट? फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रैगिंग के लिए आते हैं, कि उनको दोस्तों को बोलना है कि मैं मार्केट में सौदा करता हूं। कुछ लोग हैं जो वेल्थ क्रिएशन के लिए आते हैं। तो डिफरेंट कारण से लोग आते हैं।
आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आप क्यों आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए यहां से। एक बहुत फेमस लाइन है, मार्केट ऑलवेज गिव्स यू व्हाट यू वांट, राइट। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है ये एड से कोटा का लाइन है, तो मार्केट ऑलवेज गिव्स यू व्हाट यू वांट, सो यू हैव टू फिगर आउट आपको क्या चाहिए, राइट। तो इसलिए अगर आपको नहीं पता है तो आप FNO भी करने लगोगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म डे ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपको कोई कुछ बता रहा है आप वो भी ले रहे हो, वो कंप्लीटली रैंडम हो रहा है। तो वो रैंडम चीज से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल वे में सोचना है कि ये प्रोसेस क्या है, राइट। हम जब इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं उसमें सिर्फ 4 कंपोनेंट है। पहले आपको क्या करना है, आपको एक यूनिवर्स सिलेक्ट करना है कि मैं ये स्टॉक्स में काम खरीदूंगा बेचूंगा, ओके, राइट। वॉरेन बफेट इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, कोई और ट्रेडर्स हैं वो कुछ और बोलते हैं, बट अल्टीमेटली आपको ये पता होना है कि ये चीज मुझे पता है, ये कंपनीज, आप हो सकता है आप फंडामेंटली उनके बारे में जानते हो, okay. या आप अगर टेक्निकल एनालिस्ट है तो वो उनकी चार्ट्स आप फॉलो करते हो, या आप मैक्रो इन्वेस्टर हैं तो आप उन चीजों के बारे में, मैक्रो के बारे में आपको पता है, बट जो आपका यूनिवर्स है उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। मैं थोड़ा बीच में एकदम क्योंकि मैं अपना भी एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ लोगों का, क्योंकि जो लोग यूनिवर्स कॉन्सेप्ट को प्रॉब्ली ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं जस्ट एक ऐड कर देता हूँ कि कई लोग ना इंडाइसेस का भी यूनिवर्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस ने इंडाइसेस बना रखे हैं, जैसे NSE 500, NSE 200, निफ्टी 50। ये भी एक अच्छा आइडिया है कि जो ट्रेड करते हैं एक्टिवली, जैसे मैंने NSE 500 यूनिवर्स बना लिया कि मैं अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करूंगा तो उसी यूनिवर्स में जो स्टॉक है उनमें ही करूंगा, बिकॉज वहाँ मुझे लिक्विडिटी दिखती है, डेप्थ दिखती है। दादा इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि जैसे वॉरेन बफेट साहब ने कहा ना कि जो सेक्टर तुमको समझ में आता है ना वही सेक्टर में काम करो, उसके बियॉन्ड सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, हम सभी को देखने लग जाएंगे और इतने लोग हमको बताने वाले भी हैं, हम सभी की सुनने लग जाएंगे, तब तो पैसे तो इतने सही है, हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा है, पहला स्टेप अपना यूनिवर्स डिसाइड करिए। और ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्स में आप बहुत सारे स्टॉक्स होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो ट्रेडर है, वो सिर्फ रिलायंस पे ट्रेड करता है। हाँ, मैं जानता हूँ शायद उसको, कि मेरा भी वो कॉमन फ्रेंड है शायद। ठीक है, तो एक स्टॉक पे वो FNO भी करता है, कैश में भी करता है, वो सिर्फ एक स्टॉक पे फोकस करता है। उसको रिलायंस के बारे में इन एंड आउट पता है, हर चीज वो उसको जानता है, और ये काफी सालों से कर रहा है। ऑन द अदर हैंड और एक दोस्त है मेरा, वो सिर्फ बैंक्स NBFCs पे काम करता है। वाह, फंडामेंटल इन्वेस्टर है, सिर्फ उस सेक्टर में फोकस्ड है। और जैसे आपने बताया वैसे वो एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कि आप डिसाइड कर लो कि ठीक है, मेरा जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है मुझे NSE 500 पे करना है या NSE 50 पे करना है, ठीक है, या फिर 1-2 सेक्टर्स ले लो जो आपको समझ में आता है, व्हाटएवर। पहले आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आप यूनिवर्स क्या है। सेकेंड स्टेप इज आपको स्टॉक ढूंढना है। अगर आप कैश में लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर तो आपको स्टॉक ढूंढना है, तो दैट इज द सेकेंड स्टेप। 90% ऑफ टाइम हमारा इसी में चला जाता है, लोगों का, इन्वेस्टर्स का, और 100% प्रोबेबली ऑफ माइंड शेयर इसमें जाता है कि ये नया स्टॉक आइडिया है, नया स्टॉक आइडिया, राइट। थर्ड स्टेप है एलोकेशन का। आपने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया, आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छा होने वाला है, आपने उस पर 1% एलोकेट किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी लाइफ में। सो थर्ड स्टेप एलोकेशन, कि इस आइडिया पे मैं कितना पैसा लगाऊं, कितना पैसा एज अ परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो। और लास्ट स्टेप इज कितना देर तक होल्ड करना है या कब से बेचना है। ओके, सो आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कुछ भी हो, ये 4 स्टेप्स सबके लिए है। अब उसको जरूरी नहीं है आप हमेशा, जब मैं प्रोसेस या सिस्टमैटिक की बात करता हूं, जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको कोडिफाई करे या कोड सॉफ्टवेयर बनाए। अगर आप एक डॉक्यूमेंट में लिख के भी रखो कि ये मेरा स्टेप्स है और ये जो इसके अंदर जो स्टेप्स है ये मैं फॉलो करूंगा, और हर स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप एक लाइन लिखो कि ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं। तो उसमें फिर ना आपको अगर लगे कि नहीं दादा ने मुझे ये टिप दिया, तो आप वो लिखो। कुछ दिन बाद आपको ही लगेगा कि क्या मैं कर रहा हूं, दादा टिप दिया इसलिए मैंने ले लिया, राइट। तो आप अगर उसको रिव्यू करेंगे तो कुछ दिनों बाद, या हर महीने, हर 6 महीने, 1 साल में, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा
प्रोसेस में कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ, कि ये सोच के मैंने लिया था, ये ऐसे प्ले आउट नहीं हुआ, रियलिटी में कैसे हुआ। तो फिर आप जाके अपना प्रोसेस चेंज करो। तो आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोचो, राइट, वो क्या करती है, वो एक प्रोसेस वे में एक स्टेप बाय स्टेप काम करती है। इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कि आपको हर स्टेप में आपका एक प्रोसेस होना चाहिए और कंटिन्यूअसली आपको वो प्रोसेस रिफाइन करनी चाहिए, कि इंक्लूड जो रिविजन होगा वो इंक्लूडिंग आपका जो प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे ना वो बाहर आता है कि मैं इंपल्स में खरीद लेता हूं या मैं बेच नहीं पाता। 90% लोगों में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैंने बेच नहीं पाया क्योंकि प्राइस गिर गया, मैं वेट कर रहा हूं मेरा प्राइस वापस आएगा। स्टॉक को आपका खरीदा हुआ प्राइस पता नहीं है, आपने 100 पे लिया, आज 60 है, आप बैठे हो, वो 100 कब आएगा नहीं पता। 100 का स्टॉक है, 10 रुपया हो गया है, आपको मन में बहुत एंजाइटी हो रहा है कि मुझे वो लेना ही है। 100 का स्टॉक था, वो अभी 10 हो गया है। मैंने कितने रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर्स मतलब होल्डिंग्स में यस बैंक, किंगफिशर, ये सब देखा है, और ऐसा नहीं है कि वो टॉप पे खरीदा है, वो 90% गिरने के बाद खरीदा है, उसके बाद इंटरेस्टिंग लगने क्योंकि सस्ता है। अरे ये तो इतना भाव था पहले, अभी इतना कम हो गया है। तो मैं इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा हूं कि वो सही है कि गलत है, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उससे आप कोरिलेट करके देखो कि ये आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं। आपने स्टॉक तो ले लिया, उसके बाद 3 साल वो कुछ हुआ नहीं, आप बैठे हो, कैपिटल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो भी हो। अगर आज वॉरेन बफेट भी हो या मैं भी हूं या कोई भी जिसके पास छोटा रकम है या बहुत बड़ा है, कैपिटल तो सबका लिमिटेड है, राइट। तो आपको ऑप्टिमम डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में सोचना है। सो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आप अपने मन को उस डायरेक्शन में लेके जाओ कि अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मैं इंटरचेंजेबली यूज करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है मेरे हिसाब से, और मैं कैसे सोचता हूं वो मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि 99% लोग मार्केट में ट्रेडर्स हैं, उनका होल्डिंग पीरियड अलग होता है। इन्वेस्टर्स कौन है? इन्वेस्टर्स वो हैं जो डिविडेंड के लिए या कैश फ्लो या इनकम के लिए स्टॉक खरीदता है। अच्छा, बाकी सब लोग, इफ यू आर बाइंग अ स्टॉक टू सेल इट एट अ हायर प्राइस, राइट, यू आर अ ट्रेडर। करेक्ट। हो सकता है आप 5 साल होल्ड कर रहे हो, बट यू आर अ ट्रेडर। आप एक ट्रेड ले रहे हो और अल्टीमेटली यू माइट हैव फंडामेंटल बेसिस, बट अल्टीमेटली इट इज अ ट्रेड, राइट। यू आर नॉट बाइंग टू होल्ड इट फॉर एवर, यू आर नॉट बाइंग टू होल्ड इट फॉर गेटिंग पैसिव इनकम फॉर एज डिविडेंड्स, राइट। तो मैं इंटरचेंजेबली यूज करता हूं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बिकॉज मेरे लिए अल्टीमेटली डिपेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम होराइजन। वो आपको अपने आप का डिसाइड करना है कि मेरा टाइम होराइजन क्या है। जैसे मेरा टाइम होराइजन लॉन्गर टर्म है, मेरा हो सकता है जब मैं प्योर क्वांट भी करता हूं, मोमेंटम भी करता हूं, मेरा टाइम होराइजन लॉन्गर होल्डिंग पीरियड है। कितना? Usually more than a month, even in my momentum systems, sometimes more than a quarter. हमारा PMS में जो क्वांट वाला फंड है उसमें ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो हम होल्ड कर रहे हैं 1 साल से ऊपर। ओके। सो अल्टीमेटली मेरा, और जैसे मैं शायद पहले भी जिक्र किया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम होराइजन के हिसाब से आपका जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज होता है, क्योंकि प्राइसेस आपका ड्रॉ डाउन लेने का जो एबिलिटी है वो बढ़ता है आपका जब टाइम होराइजन ज्यादा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नॉइज बहुत होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत होता है, और आपको स्पेशली इन अ साइडवेज मार्केट आप कंटिन्यूअसली चॉप्ड इन एंड आउट होते रहेंगे। गुड। तो हाँ, सॉरी, तो जस्ट एक छोटी सी बात, क्योंकि इन्होंने पीएमएस की बात कर दी थी तो मेरा दायित्व बनता है मैं आपको बताऊं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि दादा एक खुद का पीएमएस रन करते हैं, इनकी एडवाइजरी कंपनी भी थी पहले, हमारा अभी भी है। हाँ, हमारा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं इनके साथ में, ना इन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए ना मैं इनको कुछ पैसा दिया हूँ, बट हाँ डेफिनेटली इनका पीएमएस इज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग। रिसेंटली आप पीएमएस बाजार जो एक वेबसाइट है वहाँ पर आपका रैंकिंग काफ़ी हाई है। हाँ, तो हम लोग शायद 2 साल से, अगेन बिफोर मैं ये बोल दूं कि
ये जस्ट बातों बातों में आ गया, नहीं तो क्विक मेरा इसको प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है। बट मेन चीज ये है कि हमारा मैं फोकस ये करता हूँ कि कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमारा अगर जैसे फंड्स है, 2 फंड्स हैं, उनमें 2 साल से जस्ट 2 साल 1 महीना हुआ है, तो 24-25 महीने हुए हैं, उसमें शायद 6-7 बार हम टॉप 10 में रहे हैं। वाओ। तो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप एब्सोल्यूट टर्म्स में टॉप में रहे हो या कैसे परफॉर्म करते हो। ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 10 साल बाद या 5 साल बाद आप वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं, और वो कंसिस्टेंसी से ही आएगा। वो कंसिस्टेंसी से ही आएगा एकदम। वो आपको मतलब आपको वो जैसे मैंने बताया ना कि ऑलराउंडर होना है, क्योंकि मार्केट का तो मार्केट में डिफरेंट वेव्स होंगे। कभी क्वालिटी अच्छा होगा, कभी मोमेंटम अच्छा होगा, कभी ग्रोथ चलेगा। तो हर टाइप का हर मौसम आएगा। आपको हर मौसम में थोड़ा थोड़ा परफॉर्म अच्छा करना है। ऐसी ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि फेजेस आएंगे या मौसम आएंगे अलग अलग। तो आप जब स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि आप तो लाइव कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो क्या वो सेम स्ट्रैटेजी हर मौसम को हैंडल कर सकता है या हर मौसम के लिए अलग स्ट्रैटेजी है? तो आप बास्केट ऑफ स्ट्रैटेजीज रन कर रहे हैं, तो कभी कोई स्ट्रैटेजी अच्छा चलेगा, कभी कोई स्ट्रैटेजी अच्छा चलेगी। तो इसका आंसर मैं थोड़ा सा लंबा देता हूँ। हाँ, आराम से। तो अगेन गोइंग बैक टू बेसिक्स, अगर मान लीजिए आपके पास कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए और आपको रिटर्न ऑन स्ट्रेस बढ़ाना है और एफर्ट कम करना है, तो आपको क्या चाहिए लाइफ में? आपको बेसिकली 4 स्ट्रेटेजी चाहिए। एक कंपाउंडिंग वाला स्ट्रेटेजी चाहिए कि आप पैसा लगाओ, 10 साल बाद वो 15-20 व्हाटएवर परसेंटेज में कंपाउंड करता रहे। मतलब पैसा लगा के भूल जाओ। हाँ, जो बाय एंड होल्ड टाइप के स्टॉक्स हैं, हाँ। और वो बीच बीच में कुछ चेंजेस होते रहेंगे, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, उस टाइप के। बरोबर है। सेकेंड स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि मोमेंटम होना चाहिए, शॉर्टर देन योर लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजी। वो मोमेंटम आप शॉर्ट साइकिल्स प्ले करते रहो। थर्ड आपका एक मीन रिवर्शन स्ट्रेटेजी या वैल्यू स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं वो टर्न अराउंड करेंगे, तो उसमें आपको पैसा बनाना है। और फोर्थ स्ट्रेटेजी ये है कि आप मार्केट में शॉर्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि नीचे जा रहा है तो आप पैसा बनाना है। अब मैं पहला 3 करता हूं, फोर्थ मेरा आज अभी तक उसका एबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं एफएनओ नहीं करता। बट जो एफएनओ करते हैं, जिनका अच्छा ग्रास्प है, वो कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास ये चारों स्ट्रेटेजीज हैं इन सम वे, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वांट भी होना चाहिए, आप एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर भी सोचें, तो आपके पोर्टफोलियो में ये चारों टाइप्स के अगर स्टॉक्स हैं, तो हर मौसम में आप ठीक ठाक करके निकल जाएंगे। बहुत सही, बहुत सही। मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता था। तो इसको ना थोड़ा वैसे देखते हैं कि एक 20 साल का है, एक 30 साल का, एक 40 का, एक 50 का और एक 60 का है। तो ऑब्वियसली आप सबको अलग अलग प्रोपोर्शन रिकमेंड करेंगे। एज्यूमिंग कि 1 करोड़ रुपए हैं सबके पास में, तो 20 साल वाले को ज़्यादा क्या करना चाहिए और 60 साल वाले को ज़्यादा क्या करना चाहिए? क्या ये अप्रोच सही है, या ऐसे ही सोचना चाहिए कि क्या जो भी एज हो बराबर करो सब में, 1 करोड़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो? अच्छा, तो अगेन आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाना है कि आपका गोल क्या है। हाँ। कभी कभी ऐसा है कि 20 साल वाले का रिस्क एपेटाइट कम है, क्योंकि उसका फैमिली के हालात डिफरेंट है। 60 साल के जो आपका रिस्क एपेटाइट है, यू आर फाइनेंशियली फ्री, यू आर एबल टू टेक मच मोर रिस्क। मैं अगर मेरा अपना बात करूं, मेरा 20, 22, 25 साल में जो फाइनेंशियल स्टेटस था, आज जो है, उस टाइम पे मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम था, आज बहुत ज्यादा है। तो वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस पे, आपके गोल पे। बट इन जनरल ऑलवेज मैं बोलता हूँ ऑकम्स रेजर यूज करो, सबसे सिंपल जो थियरी है वो यूज करो। व्हेनेवर इन डाउट इक्वल डिवाइड कर लो, ओके, एंड देन यू स्टार्ट सी विच वन वर्क्स बेस्ट फॉर यू इन योर माइंडसेट कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, हाँ, उस पर आप फिर फोकस करो। बरोबर है। सेम चीज, ये सेम फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ फॉर एलोकेशन, जो थर्ड स्टेप मैंने बताया, राइट? कि आपको मान लो 10 या 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, तो बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थियरीज यूज करते हैं कि मैं केली क्राइटेरिया यूज करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। बाय द वे, मुझे लगता है केली क्राइटेरिया इज फंडामेंटली फ्लॉड, क्योंकि वी कैन गेट इनटू इट लेटर और नॉट, बट सिंपल, सबसे सिंपल चीज है, आपको 20 स्टॉक करना है, 5% करके स्टार्ट कर दो। उसके बाद सिंपल स्टेप्स, जैसे
एलोकेशन में क्योंकि इस पे बात कर रहे हैं, सो प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे थे, तो प्रोसेस में हम ऐसे कर सकते हैं कि वी हैव अ इक्विवेलेटेड पोजीशन ऑफ 5% ईच व्हेन वी स्टार्ट, एंड देन वी से कि एक स्टॉक हम 20% से ऊपर नहीं लेंगे, ओके, या एक सेक्टर में हम लोग व्हाटएवर यू डिफाइन, एंड देन कीप चेंजिंग. उससे क्या होता है ना कि मान लो आपका जो मोमेंटम वाला सेक्टर्स हो जाता है कभी कभी, या अभी रेलवेज चल रहा है या डिफेंस चल रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं कि उसके लालच में 100% उसमें डिप्लॉय कर देते हैं, और कभी ना कभी ये टर्न करता है, राइट. जब टर्न करता है बहुत टाइम ऐसा होता है कि दीज एक्सूबरेंट स्टॉक्स फॉल 30-40-50-60%. एक एग्जांपल, कल हम लोग एक जगह पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एनवीडिया की बात हो, तो मैंने बताया कि देखो एनवीडिया मुझे याद दिलाता है सिस्को का. प्री 2000 सिस्को सिमिलर काइंड ऑफ पोजीशन था कि इंटरनेट सब कुछ खा जाएगा, ये इंटरनेट का सप्लायर है, एंड फॉर्चून मैगजीन, फोर्ब्स, सब जगह जॉन चेम्बर्स का फोटो आता था, वो एकदम सुपरमैन था. अगर मैं गलत नहीं हूं, सिस्को का आज भी वो 2000 वाला प्राइस शायद नहीं आया है, राइट. तो 25 साल हो गया, 24-25 साल हो गए, एंड ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं कि एक्सूबरेंस के बाद जब वो नीचे आता है, एंड जरूरी नहीं है कि वो खराब बिजनेस हो, सिस्को आज भी चल रहा है, एंड सिस्को इज स्टिल इक्वली डोमिनेंट इन इट्स स्पेस, लेकिन वो प्राइस एक्शन जो है, अल्टीमेटली ये थोड़ा ट्रेडिंग माइंडसेट भी होना चाहिए कि आपको पैसा कैसे बनेगा. आप तो डिविडेंड से अमीर नहीं बन सकते. वेल्थ क्रिएशन डिविडेंड से नहीं होता है, वेल्थ क्रिएशन प्राइस बढ़ने से होता है. सो यू हैव टू एंश्योर दैट प्राइस गोज अप, तभी आपका पैसा बनेगा, राइट. सो उसके लिए आपको फिर एलोकेशन, जो एक इक्वल वेटेड एलोकेशन, अगर आपके पास एक रिटन डाउन फॉर्मूला है कि मैं 40%, तो देन ऑटोमेटिकली यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ कि मुझे इतना ही स्टॉक्स लेना है. आप सोचते हो कि मेरा पोर्टफोलियो 20 स्टॉक्स ही होना चाहिए या 15 स्टॉक्स ही होना चाहिए. इससे आपका एक डिसिप्लिन आ जाता है कि 15 से आगे 16वां स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको एक किसी को निकालना है. तो इट्स लाइक क्रिकेट टीम सिलेक्शन. आपको 6 बॉलर अच्छा लग रहा है, नहीं ले सकते, आपको 4 ही लेना है. देन यू हैव टू डिसाइड द टॉप 4. सेम इन एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर और एज अ व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, आपको वही सोचना है कि मेरे को टॉप 15 या टॉप 20 या जो भी आपका नंबर हो उतना ही चाहिए. और आपका हमेशा क्वेस्ट ये रहेगा कि मेरा, लेट्स अज्यूम कि आपका 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, कि मैं एक स्टॉक ढूंढा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आपका क्वेश्चन मन में क्या होना चाहिए कि ये स्टॉक जो मैं ढूंढा, ये क्या मेरे स्टॉक लिस्ट में जो 20th पोजीशन पे आता है उससे बेटर है या नहीं है. अगर है तो आप स्वैप करो, अगर नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो. तो अगर मैं सपोज 2-3 स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ और हर स्ट्रैटेजी में मैंने बोल दिया कि मैं 15-20 स्टॉक तक जाऊंगा, तो 2-3 स्ट्रैटेजी मिला के तो मैं 40-50 स्टॉक तक पोजीशन बिल्ड तो वो डिफिकल्ट हो जाता है बहुत, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगेन यू हैव टू गो बैक कि आप क्यों कर रहे हैं. अगर आपको एक ऑल वेदर टाइप का पोर्टफोलियो बनाना है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए. तो एक आसान तरीका जो मैं शुरू में करता था, मैं अलग अलग ब्रोकरेज अकाउंट खोल लिया. माइंड आज भी मैं एक पीरियड में फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करता हूं. उस टाइम पे मैं क्वांट ये वो कुछ नहीं देखता. तो डिवाइड मेरा डे ऑफ द वीक फिक्स्ड है. उस दिन मैं क्वांट नहीं देखूंगा, उस दिन मैं सिर्फ फंडामेंटल करूंगा. जिस दिन क्वांट करना होगा उस दिन मैं फंडामेंटल देखूंगा ही नहीं. तो आपको मन में वो डिमार्केशन करना है, और वो आसान हो जाता है जितना आप सिंपल आप मान लीजिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजी चलानी है, तो आप 3 ब्रोकरेज अकाउंट खोल लो, उसमें डिमार्केट कर लो. और भी अगर सिंपल करना है तो डोंट गेट इनटू उतना सारा स्टॉक्स, मे बी आप 5-5-5 करके तीनों स्ट्रेटेजी में 15 स्टॉक करो. सही है. सो आज चैट जीपीटी के जमाने में इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. तो हमारे मन में अगर आप कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते रहोगे कि मैं जो कर रहा हूं सही है या इसको कैसे मैं बेटर कर सकता हूं, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन कि
मेरे पास सही जवाब है कि नहीं। सही जवाब किसी के पास नहीं है, बट आपको आपके एक्सपीरियंस से, आप जो देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो आपको लगता है कि क्रेडिबल लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं ज़्यादा, उनसे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। एंड इस टाइप के जो लर्निंग है, यहाँ पे आपके जैसे ये फेस टू फेस, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट, टू ब्रिंग द इक्विटी कल्चर इनटू द पीपल। क्योंकि हमारे टाइम पे आप सोचिए, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, आपका इंडियन किसी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। आपने एक दो, मतलब राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, इन लोग, दो चार लोगों का ही हम नाम सुनते थे उसके बारे में। और वो जो जब टीवी पे आते थे थोड़ा बहुत जानकारी मिलता था। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि बाकी और कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलता। आज वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, राइट, थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि आपका स्टाइल कहाँ, किसके साथ या किस टाइप के लोग थॉट प्रोसेस के साथ जेल होता है, एंड देन ट्राई टू सी कि वैसे उस डायरेक्शन में जाके, नो, सो इट इज लाइक एक्सपेरिमेंटेशन ना। आपको ट्राई करके देखना है कि ये काम कर रहा है आपके लिए कि नहीं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि सक्सेसफुल तो बहुत लोग हैं, आपका माइंडसेट जो कर पाएगा वो इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट। तो दादा ऑनेस्टली बताइएगा, दिस क्वेश्चन मे बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीकिंग आंसर, कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए एक इंसान के पास कि वो एक्चुअल में दिमाग लगाए और फुल टाइम नहीं, मतलब ये डायरेक्टली करे। बिकॉज क्या, अगर सपोज 1-2 लाख रुपए मेरे पास और इतना मुझे करना होगा, तो द रिटर्न ऑन एफर्ट इज सो लो कि इट शुड नॉट एक्साइट। सो इसमें मैं बताता हूँ मैं क्या किया। हाँ, ठीक है। तो मैं नौकरी करता था, सैलरी मिलता था, उसका जो खर्चा था वो निकाल के बाकी सेविंग्स डालता था इन्वेस्टिंग में। तो मैंने उस टाइम पे एक पॉइंट के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, मैं कर पा रहा हूँ अच्छा, तो मैंने SIPs वगैरह करके रखा था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, प्लस अपना इन्वेस्टिंग भी करता था। एक टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ इन्वेस्टिंग पे, तो अगर मैं एक्स म्यूचुअल फंड उनसे अगर बेटर नहीं कर पाया, एंड मैं बता ही देता हूँ, उस टाइम मैं तब से ये करता था कि HDFC इक्विटी फंड 15-20 साल पहले, इट वाज द मार्की फंड। तो अगर मैं उससे अच्छा कर पाता हूँ, तभी सेंस बनता है ना मैं करूँ। बरोबर है। नहीं तो मेरे तो और भी इंटरेस्ट है, मैं वो वाला पार्ट आउटसोर्स कर देता हूँ। सही है। और मैं मूवीज देखूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, कुछ खेलूंगा, ये सब करूंगा। फुटबॉल देखने जाएंगे आप जा रहे हैं ना यूरो। हाँ, तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, वो करूंगा। जो काम जिसको मतलब जो अच्छा कर सकता है उसको आउटसोर्स कर दूंगा। फिर मैं वैसे ट्रैक किया 2 साल अच्छा, कि मैं अच्छा कर, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कैपिटल, इट हैज टू डू विद ओनली 2 थिंग्स, कि मुझे ये चीज में मजा आ रहा है कि नहीं, और दूसरा मेरा रिटर्न अच्छा बन रहा है कि नहीं। वो जॉब के साथ साथ किया आपने। अच्छा, उसके बाद अगर मजा नहीं आ रहा है तो मैं वैसे भी नहीं करूंगा, राइट। जो चीज में मजा नहीं आ रहा है उसमें एफर्ट क्यों डालूं। तो मजा आ रहा है लेकिन रिटर्न्स अच्छे नहीं बन रहे, तो क्या करूंगा, तो मैं थोड़ा सा पैसा अपने लिए रख लूंगा, 5%। वो जो मैंने कल बात किया एंटरटेनमेंट वाला, दैट इज फॉर माई एंटरटेनमेंट। बाकी पैसा मैं आउटसोर्स कर दूंगा जो मेरे से अच्छा कर रहा है उसको। सो लॉजिकली आप सोचो कि कैसे, यू आस्क योरसेल्फ कि हाउ डू आई ऑप्टिमाइज दिस थिंग, एंड व्हाट इज, मैं किस चीज पे ऑप्टिमाइज कर रहा हूं। मैं ये सोच के ऑप्टिमाइज कर रहा हूं कि मुझे अच्छे रिटर्न्स चाहिए और मुझे जो अच्छा लग रहा है वो करना है। जहां पे वो दो कोइंसाइड करेगा वही करना है। जब मैं देखा कि मैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड से काफी अच्छा कर पा रहा हूं अपने आप, फिर मैं सब सारे म्यूचुअल फंड्स बंद करके अपना इन्वेस्टिंग अपने इसमें कर दिया, एंड दैट हैज नथिंग टू डू विथ द कॉर्पस ऑफ कैपिटल। सही, मजा आना चाहिए, कैपिटल तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सही। दादा, एक बार वो प्रोसेस जो आपने बताया था ना, 4 स्टेप, एक बार वापस से मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो पहला आपने बोला था कि यूनिवर्स अपना सिलेक्ट करो। तो आपका यूनिवर्स में कितना स्टॉक होगा? मैं यूजुअली, मेरा आज के रेट में, पहले मैं NSE 500 पे करता था। अच्छा। फिर मैं देखा कि NSE 500 से बेटर है आप अगर ऑल स्टॉक्स लो। अच्छा।
बट एक लिक्विडिटी फिल्टर डालो। अच्छा, ठीक है, तो जो स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, एक जो जितना आपको खरीदना है बेचना है, उससे मान लो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका उसका 10x हो या 20x हो, अच्छा, वो एक फिल्टर लगा के वो अच्छा काम करता है मेरे लिए। ओके ओके, सो ये शायद इज मोर अ फंक्शन ऑफ, ये मैं क्वांट साइड की बात कर रहा हूँ। हाँ, सो डिस्क्रेशनरी तो मैं सब कुछ करता हूँ, जो मतलब लॉन्ग टर्म फंडामेंटल वाला काम है वो उसमें हम लोग कंप्लीटली मार्केट कैप एग्नोस्टिक है। ओह, ठीक है, तो आप फंडामेंटल व्यू छोटे छोटे कंपनी में बनाते हैं? हाँ, कितना मिनिमम, मतलब नीचे में कौन सा मार्केट कैप की कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हुए कभी किए होंगे? 400-500 करोड़ 400-500 करोड़, ये आपका स्वीट स्पॉट है क्या? नहीं, स्वीट स्पॉट मेरा हमेशा मुझे ये लगा है कि इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव आर द लार्जर मिड कैप्स, अच्छा, जो सबसे ज्यादा आपको सस्टेनेबल हाई ग्रोथ देते हैं। मतलब 5,000 करोड़ प्लस मार्केट कैप, बिटवीन से 3 से 15,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, हाँ, वो जोन में आपको एक तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, हाँ, और वो उनमें ग्रोथ भी रहता है। ओके, आप अगर बहुत ज्यादा मार्केट कैप में चले गए तो उसमें ग्रोथ का दिक्कत हो जाता है। बहुत छोटे में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, लिक्विडिटी नहीं होती है, तो दैट मिड स्पेस इज वेयर बहुत नंबर ऑफ प्लेयर्स भी हैं और बहुत अच्छे बिजनेसेस भी आपको मिल जाते हैं। श्योर। तो आपका यूनिवर्स मतलब काफ़ी बड़ा यूनिवर्स है, क्योंकि आप विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव बीन एबल टू एक्सपैंड योर यूनिवर्स। शुरू किया होगा आपने भी तो अपना छोटा यूनिवर्स सब इनफैक्ट वो चीज़ मैं सबको बोलता हूँ कि अगेन वॉरेन बफेट को मैं फॉलो कर रहा हूँ आज शायद 25 साल से। उनका देखिए कि शायद एज 80 के बाद उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चालू किया। बरोबर है। IBM खरीदा जो कि गलत हुआ, ही हैड टू सेल आउट। एप्पल खरीदा जो कि शायद कंप्लीटली टेक ओरिएंटेड स्टॉक नहीं है, बट फिर भी ही कीप्स रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ, डिफरेंट चीजें करते रहते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि इवन आफ्टर एक आदमी सक्सेसफुल होता है तो वो सीखने की कोशिश करता है। चार्ली मंगर लास्ट ईयर या ईयर बिफोर लास्ट उन्होंने ये कहा था कि जो हम गूगल या अमेजोन मिस कर गए, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बिकॉज हम ऐसा नहीं था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था, हमको समझ में आ रहा था, लेकिन मेंटल बायसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं स्पेशली आफ्टर 60-70 ईयर्स ऑफ डूइंग समथिंग। तो वो आपको इवन इफ यू आर अ वॉरेन बफेट और अ चार्ली मंगर, वो आपके मेंटल थॉट से मतलब वो गड़बड़ करने लगते हैं कि आप पब्लिकली जाके बोलते हो ना कि टेक नहीं करता, मैं टेक नहीं करता, तो 50 साल से आप वो चीज बोल रहे हो तो आप एक सोशल प्रूफ हो जाता है। तो खुद भी आप अगर चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड टू से नो टू समथिंग। सही बात। एंड ये चीज मैं इंडियन मार्केट्स में बहुत देखता हूँ। पीपल हैव ट्रेन्ड देयर माइंड्स, they have tagged themselves as value investors, they have tagged themselves as momentum investor, they have tagged themselves मैं सिर्फ ग्रोथ करता हूँ। भाई आप जब इन्वेस्टिंग चालू किया आपके पास तो टैग था नहीं, वो टैग तो आपने आप लगाया ना। तो आप देखो, आप थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से निकल के भी देखो कि बाहर की दुनिया में और जो हो रहा है वो आपको पसंद है कि नहीं। ट्राई तो करके देखो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ट्राई भी नहीं करते। तो वो एक मेजर मुझे लगता है कि एक बैरियर है इन थॉट प्रोसेस। बट कमिंग बैक टू आपका जो सवाल था, तो वो जब मैं क्वांट की बात करता हूं तो वी लुक फॉर अ लिक्विडिटी फिल्टर, और लिक्विडिटी फिल्टर बिकॉज उसमें फिर आप ट्रेड कर पाओगे। तो दैट इज फॉर मी मोर इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली कुछ फंडामेंटल फिल्टर्स भी वहां पे रहते हैं कि एकदम लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए या उस टाइप के फिल्टर्स हैं। ग्रेट। तो यूनिवर्स अपने डिफाइन कर लिया आपका। अब सेकंड है कि स्टॉक आइडेंटिफिकेशन, कि इतने सारे स्टॉक है, अब उसमें से बॉइल डाउन करना कि हाँ इसमें पैसा डालना। यहाँ पे दिस इज वेयर आपका डिफरेंट स्ट्रैटेजीज काम करेगा। तो आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो उसके रूल्स अलग होंगे। आपको मोमेंटम चाहिए तो उसके रूल्स अलग होंगे। जिस टाइप का आपको चाहिए, आपको वैल्यू या मीन रिवर्शन चाहिए, उसके रूल्स अलग होंगे। और
ऐसा नहीं है कि अगेन मैं बार बार यही चीज दोहरा रहा हूं कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप कोड करो, राइट? आप लिख के भी रखोगे, आप जब ढूंढोगे वो एक चेकलिस्ट बना लेना कि ये चीज मुझे मिल रहा है कि नहीं. अब एक सिंपल चीज समझो, क्वांट इज नॉट ओनली शॉर्ट टर्म एल्गोज. एक इंडेक्स है निफ्टी, ये भी तो क्वांट है. ऐसा तो कोई फंड मैनेजर या कोई बैठा नहीं है एनएससी में जो बैठ के डिसाइड कर रहा है कि भाई यही 50 स्टॉक होगा, अगले बार इसको इंसर्ट करेंगे क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. ऐसा तो नहीं है. एक क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के बेसिस पे इंक्लूजन हो रहा है. सो ऑल इंडाइसेस इन द वर्ल्ड आर क्वांटिटेटिव बाय नेचर. वहां पे कोई आपका बैठ के ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि ये प्रोमोटर अच्छा है, ये बिजनेस क्वालिटी अच्छी है, ये एक्स है, वाई है. प्योरली बाय नंबर्स, सम टेक्निकल, सम फंडामेंटल, आपका एक इंडेक्स बन रहा है. तो सिमिलरली आप वैसे सोचो कि आपको भी एक अपना इंडेक्स चाहिए, राइट? एक विवेक बजाज पोर्टफोलियो विच इज अ से टॉप 15 कंपनीज. तो आपका इंडेक्स में आपका क्या रूल होगा? तो आपको अगर 15 स्टॉक ग्रोथ के चाहिए तो यू डिफाइन कि मुझे 15% ग्रोथ चाहिए ओवर ईयर ऑन ईयर. ऐसी कंपनीज चाहिए जो लास्ट 3 साल से ग्रो कर रही है. ऐसी कंपनीज चाहिए जो लेट्स से प्रोमोटर होल्डिंग एक्स के ऊपर है या 50% या 60% के ऊपर है. तो वैसे आप डिफाइन करो जिसमें प्लेजिंग नहीं हो. फिर आपको उसके ऊपर एक टेक्निकल ओवरले डाल सकते हो, जो कि मैंने जो करके देखा धीरे धीरे कि फंडामेंटल स्क्रीन से आपको जो रिटर्न्स मिलता है या टेक्निकल स्क्रीन से आपको जो रिटर्न मिलता है, अगर आप कंबाइन कर सकते हो तो लॉन्गर पीरियड में आपको बहुत बेटर रिटर्न मिलता है और विथ अ मच स्मूथर इक्विटी कर्व. तो वो कॉम्बिनेशन अगर आप कर सकते हो, अगर आपका स्किल है, तो दैट वर्क्स द बेस्ट. ओके, बट वो क्राइटेरिया डालने के बाद भी हर स्ट्रैटेजी में 20-25 स्टॉक आ सकते हैं. वो तो आपको डिफाइन करना है. बट फाइनली हम वो 5 स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसी में डालो. हाँ, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी. सो लेट्स से कि आपने एक स्क्रीन रन किया कि मुझे अच्छा, तो हमारा एक केस स्टडी है, हम वो देख सकते हैं. एकदम आई थिंक आपको प्रेजेंटेशन भी है सामने. हमने एक बार भी उसको खोला नहीं इस सेशन में, बट अब खोलते हैं. आप केस स्टडी से चालू करेंगे? हाँ, चलिए. सो यहाँ पे देखिए, हम एक बहुत ही बेसिक केस स्टडी लिया है, राइट? और इसमें मैं आपको वॉक थ्रू करता हूं कि एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और ये कैसे काम कर रहा है. ओके. सो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपनीज विथ इंप्रूविंग क्वालिटी. तो ये मान लीजिए ये एक चीज मुझे चाहिए कि कंपनी जिसकी क्वालिटी इंप्रूव करे. तो कैसे हम क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बैठ के एनालिसिस नहीं करना है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ के ये नहीं बनाना है, तो नंबर्स चाहिए मुझे. सो हाउ डू आई डिफाइन क्वालिटी? सो लेट्स से मैं डिफाइन कर रहा हूं कि भाई जिसका आरओसी बढ़ रहा है, तो इंप्रूव कर रहा है, और एक थ्रेशोल्ड रख दिया कि 20% के ऊपर आपका हो गया. फिर मुझे थोड़ा सा सस्ता चाहिए या एक रीजनेबल वैल्यूएशन चाहिए, तो मैंने एक पी डिफाइन कर दिया कि मान लो 20 के नीचे होना चाहिए. सो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स एंड पैरामीटर्स, राइट? तो ये आप चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर लाइकिंग, डिसलाइकिंग, व्हाटएवर. फिर अच्छी कंपनी है तो डेट टू इक्विटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसका एक पैरामीटर डाल दिया. और थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए, बिकॉज विदाउट ग्रोथ इंडियन मार्केट्स आपको कोई वैल्यू नहीं देता है. तो ग्रोथ का पैरामीटर ऐड कर दिया और एक मार्केट कैप का थोड़ा सा फिल्टर लगा दिया, तो कि आपका जो एक नॉर्मल, जैसे यहां पे शायद 500 करोड़ का डाला है, तो उसके ऊपर आपका एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ कंपनीज है. बरोबर. तो ये आपने किया तो हो सकता है आपके पास 100 कंपनीज आ रही. तो इस हाउ डू वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप? सो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो हम मान लीजिए 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्योंकि स्टडीज करके देखा गया है कि बाय द टाइम यू गेट टू 14-15 आपका डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ड्रास्टिकली कम होने लगता है. बरोबर. इनफैक्ट बियॉन्ड 9-10 आप अगर मीनिंगफुल 9-10 डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, हाँ, तो उसके आगे जरूरत नहीं होता. ओके. और मैं थोड़ा सा एक मतलब हाफ अ मिनट दूसरा एक चीज बताता हूं. हाँ. तो मान लीजिए आपके पास आज के डेट में 100 रुपया है, आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, यू वांट टू बाय प्राइवेट बिजनेसेस इन एंड अराउंड योर सिटी. ठीक है, तो
हाउ विल यू गो अबाउट इट? आप जाके शायद देखेंगे कि ठीक है ये रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, उसका मैंने एक थोड़ा सा ओनरशिप पार्टनरशिप ले लिया, या कुछ और अच्छा चल रहा है, ऐसे करके आप एक कलेक्शन ऑफ 4-5 बिजनेसेस इकट्ठा करेंगे, राइट? व्हेन यू आर डूइंग दैट, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार 5 स्टॉक है तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है मेरा, ऐसा आप कभी सोचेंगे नहीं। 5 बहुत है, रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन। द मोमेंट आप स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं तो आपको लगता है 5 तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ज्यादा होना चाहिए। फिर आप म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, 100 स्टॉक्स हैं। अब बाकी चीजें इधर उधर देखते हैं लोगों के, आपके दोस्त 30, 40, 50 स्टॉक्स हैं। तो कहां पे, वेयर इज द स्वीट स्पॉट इन बिटवीन? सो समवेयर इन बिटवीन इज द स्वीट स्पॉट। द डिफरेंस इन द एग्जाम्पल दैट आई जस्ट गेव और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है? अंतर यह है कि आप अगर कोई प्राइवेट बिजनेस खरीद रहे हो, उसमें आपको क्लोजर विजिबिलिटी मिलता है, आपको मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन है, आपको डे टू डे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। पब्लिक कंपनी में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, आपको अगर वो कॉन कॉल कर रहा है, एंड ऑफ द क्वार्टर आपको थोड़ा बहुत पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, राइट? सो उसके लिए थोड़ा सा आप रिस्क कंजर्वेटिव होके आप इंस्टेड ऑफ 5 मे बी 10, 15, 20 स्टॉक्स ले लो। बियॉन्ड 20 मुझे लगता है कि नॉर्मल साइज ऑफ पोर्टफोलियो के लिए कोई मतलब नहीं होता है। स्पेशली आपका अगर कम कैपिटल है, देन गोइंग बियॉन्ड देन 10 to 20 स्टॉक्स मेरे हिसाब से इज द स्वीट स्पॉट। उससे ज्यादा या उससे कम नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। सो हमने यहाँ इस स्ट्रेटेजी के लिए हमने क्या किया कि हमने 20 स्टॉक सिलेक्ट किए टू कीप थिंग्स सिंपल, 5% एट द बिगिनिंग, ठीक है, और हम क्वार्टरली इसको रीचेक करेंगे, ओके, और बीच में 3 महीना हम सोएंगे, राइट। तो स्ट्रेस कम करेंगे, 3 महीने बाद जाग के फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, राइट। भाई दादा, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो स्क्रीन रन किए इसमें 100 स्टॉक है, अब वो 100 में से 20 कैसे आइडेंटिफाई करूं? वो अगले स्लाइड पे आएगा। अच्छा, वो अगले स्लाइड में है, ओके, चलिए। अच्छा, तो अभी क्या किया कि मुझे फर्स्ट वाला लाइन देखिए कि सॉर्टिंग क्राइटेरिया है, हाँ, ठीक है, कि मेरे पास तो 100 स्टॉक आ गए, अब मैं सॉर्ट करना है मुझे, मेरे को तो 20 ही चाहिए, तो कैसे मैं स्टार्ट करूं? तो मैंने देखा कि ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता हूं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाएगा वो टॉप 20 में ले लूंगा, ठीक है। फिर मैं देखा कि नहीं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल डाल देते हैं, बरोबर तो है। जिसका एडीएक्स ज्यादा ट्रेंड में है वो ले लेता हूं, या जिसका आरएसआई थोड़ा ज्यादा है वो ले लेता हूं, और उसका बैक टेस्टिंग करके मैंने यहां पे डाला हुआ है। तो आप सिंपल चीज देखिए कि जब मैं ट्रेंड वाला फॉलो करता हूं, एंड दिस इज, इमेजिन कि इसमें मैंने और कुछ नहीं किया, आई हैव नॉट एडीएक्स में और आरएसआई में, इवन सबसे इसमें कम रिटर्न आ रहा है नेट प्रॉफिट वाले में जब सॉर्ट कर रहा हूं, उसमें भी आप देखिए कि बेंचमार्क रिटर्न्स, एंड दिस इज बीइंग टेस्टेड फ्रॉम 2008 टू मार्च 23, जब मैं ये लास्ट टेस्ट किया था, इंडेक्स का रिटर्न था 280%, ये स्ट्रेटेजी का रिटर्न था 940% के आसपास। सेम चीज अगर मैं एडीएक्स से सॉर्ट करता हूं, वो 940 का हो जाता है 2000%, आरएसआई में करता हूं तो 1750%। तो आपको ये चीज पूरा करने में क्वार्टर में 10 मिनट लगेंगे, बाकी टाइम सोना है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 years यू हैव हैंडसमली आउट परफॉर्म द इंडेक्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम यहां पे है, देखिए कि ड्रॉडाउन जो है वो बहुत खतरनाक है, 60%, 50% करके ड्रॉडाउन हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्रॉडाउन आपका कोविड वाला ड्रॉडाउन होगा, राइट? फिर आपको डिसाइड करना है कि एम आई हैप्पी टू लिव विद दिस ड्रॉडाउन, और शुड आई डू समथिंग टू निगेट दिस? इजीएस्ट वे कि मैं एक पोर्टफोलियो लेवल या स्टॉक लेवल स्टॉप लॉस लगा दूं, उस टाइप का काम करूं। तो देर आर मेनी वेज टू रिड्यूस ड्रॉडाउन्स। मैंने मतलब बेसिकली जो देखा है कि खुद का और लोगों का पोर्टफोलियो जब 20% गिरता है, लोग आपको कहेंगे ना कि 30% ड्रॉडाउन में आराम से बैठा रहूंगा, 15% के बाद से पैल्पिटेशन चालू हो जाता है और
मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉक निकल जाता है हाथ से, डर से. So my sweet spot at a portfolio level is between 15 to 20% you need to get out. And there is sometimes आपको graded way में निकलना है. And बहुत बार ऐसा होगा कि you may be selling at the worst time. Disciplined investing में ये प्रॉब्लम है. आपको शायद इनफैक्ट मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि मुझे पता है कि मैं शायद बॉटम कैच कर रहा हूं, बट स्टिल यू गो विद दैट डिसिप्लिन नोइंग दैट अगर मैं निकल जाऊंगा. सो सेल करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग दोबारा घुस नहीं पाते. कि मैंने बेच दिया, मार्केट रिकवर कर गया, मैं घुस नहीं पाया, और जब बाय द टाइम आई गेट बैक जहां पे मैंने बेचा था उसके ऊपर मैं खरीद रहा हूं. बट आपका अगर एक प्रोसेस हो, आपको अगर पता हो कि मैं निकल जाऊंगा और अगर टर्न हो गया तो मैं वापस घुस जाऊंगा. आज के डेट में तो जब यू विल ऑल्सो रिमेंबर व्हेन यू स्टार्टेड ब्रोकरेज कितना होता था और आज कितना है. सो टुडे इंपैक्ट आई मीन द कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज एटसेट्रा इतना कम हो गया है कि आप वो 0.5% या जो भी है इंक्लूडिंग एसटीडी वगैरह जो भी है वो आप दे भी दोगे टू प्रोटेक्ट अ 10% फॉल. It makes sense. Correct. Because it is better for your psychological peace कि you forego a part of the up move because you have to protect your capital. I think that is paramount. कि आपका capital अगर protected रहेगा, one who fights and runs away lives to fight another day. Right? तो आपको मैदान में टिके रहना है. That is very important. Capital आपको बचाए रखना. आपका capital चला गया तो आप you are not playing anymore. Correct. You are not in the field. Correct. So, some way you have to protect your capital. So ये एक बहुत बेसिक सिस्टम है जहां पे आप देख रहे हो कि एक फंडामेंटल क्राइटेरिया डिफाइन किया है, उसमें एक ओवरले किया है विथ सम टेक्निकल इंडिकेटर्स. Right. And this is very basic. Now you can make it more complicated, or I will not say complicated but more nuanced depending on आपको क्या चाहिए. ये एक इंक्रीजिंग इंप्रूविंग क्वालिटी वाला है. यू कैन डू अ ग्रोथ काइंड ऑफ थिंग, यू कैन डू अ मीन रिवर्शन. बहुत दिस इज इनफाइनाइट. जितना तरीके से आप सोचते हो उतने टाइप का आप क्वांट सिस्टम्स बना सकते हो. सही है. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू गो अबाउट मेकिंग अ प्रोसेस और मेकिंग अ सिस्टम आउट ऑफ हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट. सही है. और ये तो आपने इन्वेस्टिंग का एग्जांपल दे दिया क्योंकि इसमें जो बेस क्राइटेरिया था वो इन्वेस्टिंग नंबर्स थे. अब ये मैं इन्वेस्टिंग वाले का नंबर्स को हटा दूँ पूरा फंडामेंटल और खाली टेक्निकल के ही 4-5 पैरामीटर को कंसिडर कर लूँ तो वो ट्रेडिंग हो गया. एकदम. और हमारा जो मोमेंटम वाला क्वांट सिस्टम है, हाँ, वो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है. वो 90% या 80% टेक्निकल पैरामीटर्स पे है. अच्छा. और जो बेसिक फिल्टर क्राइटेरिया है वो फंडामेंटल है कि ताकि बहुत खराब कंपनीज ना आ जाए. बट देयर यू आर लुकिंग एट प्राइस एक्शन, क्योंकि शॉर्टर पीरियड में यू आर नॉट एज कंसर्न ऑफ द क्वालिटी एंड द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस. आपको प्राइस एक्शन चाहिए. आप अगर 3 महीने के लिए बैटिंग करने निकले हो, आपके पास 2 ओवर है, आपको 20 रन बनाने हैं एंड में, तो आपको वो 12 बॉल में कोशिश तो करना है कि हर बॉल पे आप कुछ रन बनाओ. तो सेम टेक्निकल इसमें, या जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें फिर आपका टेक्निकल पैरामीटर्स विल बी मोर प्रीडोमिनेंट एंड फंडामेंटल विल बी योर फिल्टर. अगर आपको लॉन्गर टर्म फिल्टर करना है, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग करना है, देन दीज काइंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज आर बेटर वेयर यू आर हैविंग लॉन्गर टर्म क्राइटेरिया एंड फिल्टर्ड विथ सम टाइमिंग क्राइटेरिया जो कि टेक्निकल आपको एंट्री एग्जिट में फायदा हो. अब वहां पर टेक्निकल जो होगा वो लॉन्गर ड्यूरेशन का टेक्निकल होना चाहिए. लॉन्गर ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन डिफाइन होगा आपके टाइम होराइजन पे. अगर आप इफ यू आर बाइंग एंड होल्डिंग, लेट्स से आपका लॉन्गर टर्म 2 साल 3 साल वाला है, तो आप शायद वीकली या मंथली इंडिकेटर्स पे काम करोगे. अगर आप 3 महीने का होराइजन लेके ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो या 1 महीने का होराइजन का ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप डेली इंडिकेटर्स पे काम करो. सही है. तो दैट इज हाउ यू structure the systems and the processes. Say, Dada, I have this last question, okay, which is very close to my heart.
जो एक स्टेटमेंट है विच इज़ पार्ट ऑफ माई फिलोसॉफी इन लाइफ ऑल्सो, दैट योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. ठीक है. और शेयर बाजार में मैंने देखा है कि जो वेल नेटवर्कड होते हैं वो पैसा बहुत बनाते हैं. वो बॉम्बे क्लब है ना एक, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दैट बॉम्बे क्लब यू टेंड टू मेक मोर मनी. ठीक है. तो अब ये डेटा ड्रिवन सिस्टम है, आपने जो सीखा है, इसमें तो कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है. ये तो पूरा स्कैन करके आपने स्टॉक निकाला है. इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है शायद नेटवर्क नेगेटिव भी होता है. तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ अ गुड नेटवर्क? ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं खुद भी सोचता हूँ बहुत. इसका कोई इजी आंसर नहीं है. पहली बात तो ये है, मुझे ये लगता है कि नेटवर्क हेल्प करता है आपको टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. आप जितने टाइप के लोगों से मिलोगे उतना डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज आपको आएगा, उतना सक्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेस आपको दिखेगा. जैसे मैं टेक्निकल्स या ये सब सीखना चालू किया किसी एक जन को देख के जो सक्सेसफुल हो रहा है उसमें, अगर मैं लोगों से मिलता नहीं तो वो शायद नहीं हो पाता. सो सिस्टम ड्रिवन में अल्टीमेटली आप सिस्टम बना रहे हो, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिस्टम बना रहे हो, एंड वो सिस्टम is an output of your thought process. Your thought process is also determined by the people you interact with. Now, a network can be positive and negative both. Depends on your network. I have benefited immensely from a lot of my friends, value picker में या बाहर जो हमारे जो दोस्तों के ग्रुप्स हैं, बहुत बेनिफिट किया है. स्टॉक आइडियाज, वेज ऑफ रिसर्चिंग, ये सब में बहुत बेनिफिट हुआ है. कभी कभी उल्टा भी होता है. उल्टा क्या होता है कि आप मान लो किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपको एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो अगर बोल देता है कि नहीं ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या इसका प्रोमोटर मुझे लगता है ठीक नहीं है, या उसमें उतना ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आपके मन में वो एक नेगेटिव चीज़ बैठ जाता है, एंड यू माइट मिस अ मल्टीबैगर. एंड ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है. तो मैं जो लोगों को, जो मेरे साथ जो काम करते हैं या मेरे साथ जिनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो, एक पॉइंट के बाद यू हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट. कि आपको अगर मैं एक रूम में बिठा दूँ और डिस्कनेक्ट कर दूँ वर्ल्ड से, तो भी आपको पैसा बनाने आना चाहिए. कल को अगर मैं आपको इंडिया से उठा के कहीं और डाल दूँ, इथियोपिया में डाल, जहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे भी यू शुड बी एबल टू परफॉर्म. वहां तो आपका नेटवर्क होगा नहीं, राइट? सो एंड ऑब्जेक्टिव, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ट्रेडर और अ गुड इन्वेस्टर, इज टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट. वहां तक, एंड वो एक जर्नी है. वो पहले दिन आप बोलोगे कि नहीं मैं गौतम बुद्ध की तरह बैठ के करूंगा, तो वो शायद नहीं हो पाएगा. तब आपको बाकी लोगों के साथ इंटरैक्ट करके सीखना है. बट एक पॉइंट पे आपको आके ये रियलाइज करना है कि नहीं, मेरा डिसीजंस मुझे खुद लेने हैं, एंड आई हैव टू बी सेल्फ रिलायंट. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सही है. दैट्स प्रॉब्ली व्हाई फेस टू फेस इज हियर. थैंक यू अभिषेक दा, इट वाज अमेजिंग इंटरेक्शन विद यू. आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू, बट कभी मौका नहीं मिला था आपसे ऐसे बात करने का. होपफुली ऑल गुड थिंग्स. All good things. People have very high respect for you, and I know the reason why they have high respect for you. So thank you for giving your best to us. I think ऐसा इंटरेक्शन आपने कभी पहले कहीं किया है किसी के साथ? पर्सनल लेवल पे तो नहीं किया, बट ऐसे नॉर्मल इंटरेक्शंस होते रहते हैं थोड़ा बहुत, एक सेमिनार्स वगैरह में, ये सब. It was so much fun. So मज़ा आया आपके साथ बात करके, and best of luck for all the endeavors. आपका भी YouTube चैनल है शायद, आपने कभी कोशिश की? मैं YouTube में, मतलब मैं जो वेबिनार्स वगैरह ये थोड़ा बहुत खुद करता हूँ, जो मन में आता है. मेरा कोई वो टाइम बेस्ड कुछ नहीं है कि ये करना है. मुझे जब अच्छा लगता है मैं लिखता हूँ. आई स्टिल प्रिफर राइटिंग. अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एंड दिस इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, कि जो नए जनरेशन है, मेरा बेटा है या मेरे जो भांजा है या मेरे फैमिली में और लोग हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते. मैं लिखता हूँ तो वो बोलते हैं इतना बड़ा लिख दिया कि आप एक वीडियो बना दो. तो वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन का मीडियम जो है वो शायद ऑडियो विजुअल बेटर है. करेक्ट.
तो कभी कभी कुछ वीडियो भी कर लेता हूँ, बट ऐसे ही नॉर्मली करता हूँ, रैंडम चीज़ें जब कभी दिमाग में आता है कि ये बोलना चाहिए तो वो करता हूँ। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ महीने में एक वीडियो अपने चैनल पे भी डालिए, बिकॉज यू हैव सच इमेंस विजडम एंड नॉलेज। देखिए, हमारा काम तो सही लोगों तक कनेक्ट करना है, और अगर आप एक वीडियो हर महीना डालेंगे तो जो अब आपके लोग फॉलो करना चाहेंगे, आपसे और सीखना चाहेंगे, उनके लिए वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो मैं इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक नीचे दे दूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पता नहीं अब ये वीडियो डाले कि नहीं डाले, मेरा काम था रिक्वेस्ट करना, मैंने कर दिया। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था एक और फेस टू फेस। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे बहुत पसंद आया, मुझे मज़ा आता है रिकॉर्ड करके। एंड आप लास्ट तक रुके हैं तो शाबाशी एक दे दीजिए अपने आप को कि आप लास्ट तक रुके हैं। और नोट्स बनाया हो तो शेयर कीजिएगा, ट्विटर पे कुछ बात कर लीजिएगा हमारे बारे में, दादा को टैग कर लीजिएगा, कुछ इंगेज हो जाइए साथ में। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि यस आई लाइक्ड इट, आप कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरी टीम डेफिनेटली दादा को रिक्वेस्ट करेगी कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे। ट्विटर पे आप डायरेक्ट दादा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए। और मार्केट बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी में अपना ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए। शेयर बाज़ार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सब डेरिवेटिव्स कर करके, खाली थर्सडे एक्सपायरी कर करके हम एक्सपायर हो जाएंगे एक दिन। तो ध्यान रखिए और बस एंजॉय कीजिए। जय हिंद, बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.